चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि राजा जो होते थे ना वह क्या करते थे, मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए धर्म का रूप लेते थे, यानी कि धार्मिक मान्यता उनकी होती थी, इसलिए उनको कहा जाता था दैविक राजा। ठीक है, राजा को लोग देवता समझते थे उस समय में। चलिए चलते हैं हम लोग, प्राचीन राजाओं की क्या क्या विशेषताएं होती थी। याद रखेंगे जो प्राचीन राजा होते थे ना वो काफी जमींदार होते थे। अभी भी होता है, अभी भी देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं भाई, नहीं, और बहुत सारे लोगों के पास काफी संपत्ति रह चुकी है और किसी के पास कम संपत्तियां हैं। मैदान लिखा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उस समय क्या होता था कि बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके पास काफी जमीनें होती थी, और इन सारे जमीनों को वो क्या करते थे, छोटे छोटे किसानों में देते थे। अब मान लीजिए हमारा जमीन है, आप जोतिएगा तो स्वाभाविक से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस समय बहुत सारे जमींदार ना टैक्स देते थे, कर देते थे। ठीक है, और वो कर क्या करते थे, जो राजा होते थे या जमींदार होते थे, वो कर को तो उनसे लेता ही था, जो आपने कल पढ़ा था पिछले दिन। ठीक है, और इस कर को क्या करते थे, आप अपने आदमियों में वो बांट देते थे। अब मान लीजिए हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, उस आदमी में बांटेंगे जो हमारे सहयोगी लोग होंगे या जो भी लोग होंगे, ताकि वो हम लोगों को सहयोग करते रहे। इसके लिए भी ऐसा होता है कि ताकि हमारे लोग बने रहे, नहीं। तो ये सब होता था उस समय में। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। ये तो उत्तर भारत की बात कर रहे थे, दक्षिण भारत में भी राज्य का विकास हुआ था, जिनमें था चोल, पांड्य, चेरी। ये तीन राज्य जिसको पांड्य राजा कहा जाता था। जानते हैं वहां एक जगह था जिसका नाम था उज्जैन, बहुत ही धनाढ़ जगह था, और ये सब राजा आपस में हमेशा लड़ते रहता था। कौन? चोल, पांड्य, चेरी, दक्षिण के राजा थे। और ये राज्य भी काफी विकसित हुआ था, लेकिन इसका नियंत्रण कहां होता था मालूम है? मगध में होता था। जो हमारे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त थे ना, सब का मालिक यही होता था। यानी कहने का अर्थ है कि राज्य तो यहाँ था, और इनके जो छोटे छोटे राज्य होते थे वो वहां से कर भेजते रहते थे। ठीक है, यानी पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो उस समय बहुत 16 जनपद थे, और इन 16 जनपदों में कौन कौन थे? तो सूरसेन, पंचाल, गंधार, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। और मगध में कौन साम्राज्य है? तो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, चलते हैं एक नजर फिर से हम इसको बैक करके चलते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी, और ये हमारे जो महाजनपद है यानी जनपद का काल जो है वो कितना सा है? तब 1500 से 600। 1500 से 600 के बीच को दो खंडों में बांट दिया गया है। नंबर एक खंड है जिनका नाम है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000, और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? 1830 में अंग्रेज एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेस। उन्होंने अशोक की लिखी हुई खरोष्टी और ब्रह्मलिपि को पढ़ा, तो उन्हें जानकारियां मिली, और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इतना ही नहीं, जानते हैं अफगानिस्तान से भी दो किताबें मिली हैं जिनका मैं नाम बता दूं। यूनानी और अरामीक लिपि में अफगानिस्तान में एक किताबें मिली है जो किसके बारे में बताता है? तो मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताता है। ठीक है, तो इन सब मिलाकर के कई किताबों का अध्ययन किया गया, जिनमें किताब से याद रखिएगा पूछता है परीक्षा में आपसे कि चाणक्य का लिखा हुआ किताब कौन है, या आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य या कौटिल्य, दोनों एक ही नाम है, उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक, कि कौन थे ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद मेगास्थनीज की एक किताब थी इंडिका, इनमें भी इसका वर्णन है। ये विदेशी यात्री थे, यूनानी यात्री, और यूनान से वो आए थे जब भारत में, जब हमारे देश के राजा हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन के शासन काल में वो आए थे मेगास्थनीज, और उन्होंने इस सब के बारे में देखा, और जब गए तो यात्रा वृत्तांत में लिखा। वो किताब को जब पढ़ा गया ना तो पता चला कि हमारे भारत में इस तरह के जनपद एक समय विकसित हुई थी, और उनमें सबसे नंबर 1 पर था मगध। 16 जनपद थे, 16 जनपद में कौन? जनपद समझ गए ना, जनपद का मतलब हुआ राज्य। जनपद का मतलब क्या था? राज्य। ठीक है, जन का मतलब होता है लोग, पद का मतलब होता है रहना बैठना। जहां लोग रहते बैठते हैं ना उसको कहते हैं हम लोग जनपद कहते हैं। कोई दिक्कत? और यहाँ पर आकर के लोग बसे, और जो जहां पर बसे वो धीरे धीरे राज्य हो गए, और जो उस राज्य का ताकतवर लोग होते थे, शक्तिशाली होते थे, वो उसका राजा होता था, और उसी तरह से काम उनका चलता था। ठीक है, चलते हैं
मौर्य साम्राज्य का पूछेगा आपसे परीक्षा में कि मौर्य साम्राज्य की उन्नति के क्या कारण थे, इतना मगध क्यों साम्राज्य हुआ, मौर्य के क्यों साम्राज्य उन्नति हुआ। तो इसका मेन कारण याद रखिएगा, क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहां गंगा और यमुना नदी की विस्तार थी, वहां लोहे का खोज हो चुका था, ठीक है, वहां के राजा ताकतवर शक्तिशाली थे। इन सब कारणों से वो साम्राज्य काफी आगे हुआ था, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि वहां की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो यही सब किताबें हैं, कुछ पुरातत्व हैं, पुरातत्व से जानकारियां मिली है, अभिलेख हैं, उससे भी पढ़ करके लोगों को जानकारियां मिली है। जब आप जाएंगे कभी मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश के सारनाथ जाइएगा तो वहां देखिएगा कि वहां स्तूप हैं, ठीक है। इसी तरह से सांची जाइएगा, सांची में एक स्तूप बनी हुई है अशोक का, वहां जाइएगा वहां देखिएगा लोहा का स्तूप बना हुआ है, जानते हैं, वह बहुत बड़ा स्तूप था, आधा तो अंग्रेज काट के लगा दिया रेल में, लेकिन फिर भी कुछ बच गया जो अभी भी है। बताइए, अरे इतना पुराना यार, लोहा का बना हुआ और कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब समझ रहा है ना, काफी प्राचीन में बहुत मजबूत होगा लोहा, नहीं माने उसको संक्षारित नहीं होता। अब 600 ईस्वी पूर्व की बात कर लीजिए, 24वीं 21वीं शताब्दी तो 2100 और 600 कितना हुआ, 2700 वर्ष पुराना वो लोहा है और जंग न लगा है। तो समझ रहे हैं ना कि कितना अच्छा होगा लोहा, नहीं एकदम इस बातें उसको समझिए क्या, यानी ऐसे लोहे हैं जो कभी समाप्त मतलब जंग नहीं लगने वाला है। और ऐसे को तो बहुत सारा अंग्रेज काट करके हटा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ है। तो आप जब जाएंगे तो देखेंगे, तो जानकारी हमको किससे मिली है, तो अभिलेख से, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं उनसे, कुछ पुरातत्व हैं इससे, ठीक है, ये जानकारियां मिली कि यहाँ पर साम्राज्य विकसित हुई थी। अब अगला है उनके कौन कौन से केंद्र, पूछता है परीक्षा में कि अशोक के कौन कौन से प्रशासनिक केंद्र थे, तो तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्रा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा अशोक के धर्म के बारे में, तो अशोक का धर्म था जिन्होंने सभी धर्मों का सार था, याद रखिए जितने धर्म है ना, हिंदू ईसाई सिख जैन मुस्लिम जो भी था, सारे धर्मों को उन्होंने पढ़ा पहले, अब पढ़ करके एक अध्ययन किया कि भाई सब धर्म में तो एक ही चीज है, केवल नाम का अंतर है, तो क्यों नहीं इस सब धर्म का एक धर्म निकाला जाए, ताकि लोग धर्म के नाम पर लड़े नहीं। इसलिए उन्होंने एक धर्म निकाला जिसका नाम रखा धम्म, ठीक है। उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, जो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या हमारा उद्देश्य होता है, ये सब बातें अच्छी जो बातें होती है ना, उसको लिखा जाता था, ठीक है ना। अशोक ने लिखा था, काफी प्रसिद्ध भी हुआ था उस समय तक, ठीक है। चलिए, तो ये सब था, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत का राज्य 3 को याद रखिएगा, और कौन कौन सी किताबें किसने लिखी थी, ये सब समझे। यही हमारा चैप्टर था आज का, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे।